तो हेलो गाइज, एक बार फिर से आपका स्वागत है विक्रम सर ब्लॉग में। और आज हम बात करने जा रहे हैं भावना से। भावना मैनपुरी की रहने वाली हैं और इन्होंने सेल्फ स्टडी करके 12th के बाद नीट में जो है वो क्वालिफाई किया, नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। उसके बाद MBBS में एडमिशन लिया है। और हालांकि रिजल्ट तो हम आपको बताते काफ़ी समय पहले आ गया था, बट अभी इनको गवर्नमेंट कॉलेज है वो अलॉट हो गया है यहाँ पर पास में। और उसके बाद भावना जब मिलने आई तो मैंने कहा चलिए ठीक है, थोड़ा सा बच्चों के लिए मोटिवेशनल बना देते हैं जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं। तो पहले तो भावना आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि भावना ने बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी सपोर्ट के जो है वो तैयारी की है और 720 में से 610 नंबर लेकर आए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, हम आपको बता दें। क्योंकि जनरल थॉट तो ये होता है कि हम बिना कोचिंग के जो है नीट या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो ये इन बच्चों के लिए बड़ा मोटिवेशनल होने वाला है जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। और सेल्फ स्टडी करके जो है वो सोचते हैं कि शायद हमारा एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, लेकिन भावना की एक मिसाल मैं देना चाहूँगा यहाँ पर कि बिना किसी गाइडेंस के जो है भावना ने जो है, गाइडेंस तो कहेंगे कि जो सेल्फ स्टडी बुक से इन्होंने की है बस उसी का गाइडेंस सीख रहा है। मतलब बिना किसी टीचर के गाइडेंस के इन्होंने जो है वो नीट का एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है। इसके अलावा सेकेंड थिंग मैं ये बताना चाहूँगा कि भावना का एकेडमिक भी बहुत शानदार रहा था। मैनपुरी जिले में साइंस स्ट्रीम में भावना ने 12th में जो है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट तो टॉप किया था, लेकिन जो उनकी परसेंटेज थी वो 98.6% थी, जो मुझे लगता है कि शायद मैक्सिमम साइंस स्ट्रीम के बच्चे इससे ज़्यादा भी मैनपुरी में लेकर नहीं आए हैं। तो सबसे पहले तो भावना से बात करना चाहूँगा और पूछना चाहूँगा कि भावना, एग्ज़ाम तो नॉट नीट का क्वालिफाई कर लिया, गवर्नमेंट कॉलेज भी आपको अलर्ट हो गया, कैसा फील कर रहे हैं आप? तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। फाइनली जिसके लिए मेहनत की थी वो मिल गया। मैं बचपन से ही मतलब था कि डॉक्टर बनना है, MBBS करनी है, और अब मिल गया। बहुत खुश हूँ सर। अच्छा भावना, कुछ अपना मतलब एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए। मतलब किस तरह की आपकी एजुकेशन रही, कहाँ कहाँ से आपने एजुकेशन ली और किस तरह से पढ़ाई की? और मतलब पढ़ाई में शुरू से ही इतना स्कॉलर रहे या बाद में आके मतलब ऐसा रहा कि 8th तक तो हमने ऐसे ही पढ़ाई की एवरेज? 9th 10th में भी भावना की काफ़ी अच्छी परसेंटेज थी, जो अभी परसेंटेज के बारे में बताएंगे 10th में। और 12th की परसेंटेज मुझे अभी बात करते करते, मुझे वैसे ध्यान तो था, मुझे 98 पॉइंट समथिंग ध्यान था, बट भावना से मैंने अभी कन्फर्म किया तो 98.6 12th में रहे हैं। बाकी एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताइए भावना। सर पढ़ाई तो मम्मी की वजह से हो जाती है, क्योंकि बचपन से ही मेरे सभी भाई बहन पे मतलब मम्मी का था कि 5 बजे उठना है, पढ़ना है, मतलब कुछ काम नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है। मम्मी को था कि बन के कुछ दिखाना है लोगों को, तो इसीलिए पढ़ाई में हम लोग का और कुछ हम लोग का मन ही नहीं लगता। हम लोग का मन होता है पढ़ाई करें और आगे बढ़ें। तो मैंने, हमारे भाई बहन सभी फर्स्ट KG से लेके 12th तक सब फर्स्ट ही आए हैं। तो इसीलिए सिर्फ मम्मी की वजह से हम लोग के घर पे पढ़ाई का माहौल है। चलिए, ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, इससे जुड़ा हुआ एक किस्सा हम बता दें कि भावना ने जो 9th 10th की प्रिपरेशन है वो हमारे यहाँ से की है। और मैथ भी भावना की काफ़ी अच्छी रही है। मैथ्स में जितना मुझे याद है कि शायद 100 में से 99 नंबर यानी 99 मार्क्स सॉफ्ट किए थे उन्होंने CBSE बोर्ड में। और हालांकि जब मेरे पास आई थी तो बोले सर 1 नंबर मेरा कम रह गया, आपने तैयारी जो है पूरी 100 नंबर की हमें कराई थी, बट पता नहीं कहाँ से बोर्ड वाले लोगों ने ना 1 नंबर काट लिया। थोड़ा सा दुखी थे, बट मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं है। उसके बाद भावना का हालांकि ड्रीम जो था वो डेफिनेटली नीट और MBBS का था। तो उसके बाद इन्होंने बायो या PCB स्ट्रीम में एडमिशन्स लिया और उसके बाद इन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई की। और समय समय पर जब भी बातचीत हमारी हुई तो हमेशा मोटिवेट किया मैंने इनको। मैंने कहा 100% सिलेक्शन होगा भावना, मुझे मतलब कोई शक ही नहीं है कि तुम्हारा सिलेक्शन ना हो। और इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस हैं जो बच्चों ने भी मुझसे पूछे थे और कहा था कि सर जो है वो भावना से पूछेगा जब भी आपकी बातचीत उनकी हो, कि सबसे पहले तो नीट की तैयारी की है, नीट के जो एस्पिरेंट्स हैं या जो बच्चे हैं उनके लिए आपकी मतलब क्या टिप्स हैं, उनको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए और आपने किस तरह से तैयारी की, वो सब कुछ यहाँ पर बताइए। सर पहली बात तो फोकस होना चाहिए कि अगर करना है तो करना है। कोचिंग के पीछे ना भागें, कोचिंग में कुछ भी खास नहीं होता है। अगर नीट निकालना है तो NCERT पढ़ें, क्योंकि NCERT ही से पूरा नीट हो जाएगा। सिर्फ नीट होता है सिर्फ NCERT से। केमिस्ट्री बायो में तो कुछ पढ़ना ही नहीं है बाहर के अलावा, पूरे NCERT। फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स करने होते हैं तो वो करना ही होते हैं हमें मॉड्यूल से, वरना सिर्फ अगर आपकी NCERT स्ट्रॉन्ग है तो आप आसानी से नीट निकाल लेंगे। मतलब अल्टीमेटली बात यह है कि अगर NCERT बुक अगर आप पढ़ते हैं तो भावना का जो कहना है कि NCERT बुक अगर आप ध्यान से और अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो फिर आपका जो है वो क्रैक हो जाना है एग्जाम, ठीक है ना। बट मुझे लगता है कि नीट एस्पिरेंट्स के लिए, नीट की जो तैयारी करते हैं बच्चे, उनके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम रहती है फिजिक्स, है ना। फिजिक्स आपने कैसे तैयार की और क्या मतलब बच्चों को यहाँ पर बताना चाहेंगे फिजिक्स के रिगार्डिंग? क्योंकि जितनी मेरी बच्चों से बात हुई वो कहते हैं सर केमिस्ट्री और बायो देन इट्स ओके, ठीक है ना, अच्छे होते हैं, बट फिजिक्स में कहीं ना कहीं वो लैक करते हैं। तो बच्चों को कुछ स्पेशल बताना चाहिए आपकी जो तैयारी रही है वो फिजिक्स के रिगार्डिंग। अच्छा, फिजिक्स में मैंने ये भी देखा कि बच्चे न्यूमेरिकल के पीछे ज़्यादा भागते रहते हैं और थ्योरी पर थोड़ा सा कम फोकस करते हैं। तो क्या उनको थ्योरी पढ़नी चाहिए या फिर सिर्फ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने चाहिए? और जो भी आपकी तैयारी रही फिजिक्स के रिगार्डिंग वो थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करिए। सर फिजिक्स के लिए पहली बात, कॉन्सेप्ट के लिए NCERT पढ़ें।
और हाँ, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। जो टॉपिक आप पढ़ते जाएं उनके न्यूमेरिकल्स लगाते जाएं, तो आपको पता चलता जाएगा कि अच्छा ये मैंने पढ़ा है, इससे ऐसे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। क्योंकि अगर न्यूमेरिकल्स नहीं हो रहे तो हाँ, फिजिक्स में मोस्टली न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, तो आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। लगभग एक दिन में मेरे हिसाब से आपको 50 तो न्यूमेरिकल्स लगाने चाहिए अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं। कम से कम 50 है, वरना आपकी ना स्पीड आ पाए, क्योंकि 180 क्वेश्चंस होते हैं, 180 मिनट होते हैं। उसमें आपको OMR शीट भी भरनी है, अटेंडेंस भी बहुत सारी वहाँ पे फिलअप कराते हैं। कम से कम आधा घंटा उसमें चला जाता है, फिर बचे 150 मिनट और 180 क्वेश्चंस। तो आप समझ सकते हैं कितना टाइम मिलता है करने के लिए। स्पीड होनी चाहिए, इसीलिए प्रैक्टिस करनी चाहिए। कम से कम 50 क्वेश्चन एक दिन में, वो भी टाइम लिमिट के साथ, अगर आपको फ़िज़िक्स निकालनी है तो। और कॉन्सेप्ट के लिए आप NCERT पढ़िए, उसमें टेक्स्ट क्वेश्चंस दिए होते हैं, वो पढ़िए, उन्हें समझिए, बस इतने में हो जाएगा। बस फिजिक्स के लिए ये आपको न्यूमेरिकल्स तो बहुत सारे लगाने पड़ेंगे, वरना आपकी स्पीड नहीं आ पाएगी। मतलब फिजिक्स के लिए क्या आप कोई और बुक अदर देन NCERT कोई और बुक जो है वो रिकमेंड करना चाहेंगे बच्चों को, मतलब जो आपने फॉलो की हो? तो जो नीट के पेपर्स होते हैं ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स, उसमें PYQs वो बहुत अच्छे होते हैं। मैंने लगभग 3-4 बुक्स तो लगा ली थी, तो आप भी वही लगाइए, क्योंकि उसमें दिए होते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस और बन सकते हैं फ्यूचर में। तो ऐसे हमारा माइंड खुलता है कि अच्छा ऐसे सॉल्व करने से। तो PYQs तो बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए। और कॉन्सेप्ट के लिए NCERT पढ़ो, 1-2 मॉड्यूल पढ़ लो, बहुत है। अच्छा, मतलब मेनली ये है कि आप NCERT पर तो फोकस करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना। फिजिक्स में थोड़ा सा आप PYQs यानी लास्ट ईयर के PYQs अगर लगाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं बच्चों के लिए। अच्छा, इसके अलावा मतलब जो केमिस्ट्री के रिगार्डिंग आपकी क्या तैयारी रही, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में? पहले मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करता हूँ। बच्चों को यहाँ पर कुछ सजेशन हो आपका कि बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तैयारी कैसे करनी चाहिए? रिएक्शंस को हमें ऑर्गेनिक में समझना चाहिए, रटना नहीं चाहिए, क्योंकि समझो ये आप कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि वो बीच से कहीं से भी पूछ लेते कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, तो जब तक आप समझोगे नहीं तो आप कर नहीं पाओगे। नीट रटने से कभी नहीं होता कि आपने रिएक्शंस रट ली, इनका नाम क्या है तो आपका हो गया, नहीं। आपको रिएक्शंस समझनी पड़ेंगी कि अगर ये होता है तो इसके बाद इसमें चेंज होता है। तो अगर आप ऑर्गेनिक रिएक्शन समझ रहे हो, उनके नाम अच्छे से पढ़ रहे हो, पूरे मैकेनिज्म पढ़ रहे हो, तो आपकी ऑर्गेनिक आराम से केमिस्ट्री हो जाएगी। अच्छा, एक बात आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना एक मेरे साथ बड़ी प्रॉब्लम थी, मुझे बहुत पीरियड में नींद आया करती, तो बड़ा बोरिंग रहती थी। मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे कभी समझ में नहीं आई। टीचर पढ़ाने आते तो मैं पीछे वाली सीट पे सो जाया करता था। उसमें मतलब रटने वाली चीज़ें ज़्यादा थी। तो डेफिनेटली यहाँ पर भी वही सारी की सारी चीज़ें हैं। तो आपने मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ कैसे डील किया? सर, मेरी थोड़ी लर्निंग पावर ठीक थी। हाँ, इनऑर्गेनिक में याद तो करना पड़ेगा। नीट के बच्चों को थोड़ा मेमोरी स्ट्रांग होनी चाहिए, तो आप रिपीट करिए चीज़ें जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं। क्योंकि मैंने खुद NCERT कम से कम 20-30 बार पढ़ी है, और बायो की 50-60 बार। तो इतना होना चाहिए अगर आप नीट निकालना चाहते हैं तो NCERT, क्योंकि वो NCERT के बाहर का नहीं देते हैं। पर अगर आप NCERT पढ़ लोगे फिर भी आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। कम से कम 20-30 बार आपको एक बार एक सब्जेक्ट की NCERT पढ़नी पड़ेगी, तब आपको याद होगा। इनऑर्गेनिक में कुछ नहीं, पढ़ लो 20-30 बार NCERT पढ़ लो और क्वेश्चंस लगाओ, हो जाएगा, कुछ नहीं है। अच्छा, ठीक है। इसके अलावा मतलब व्हाट इज़ योर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन? मतलब कि आप नीट का एग्ज़ाम देने के लिए, नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई आपने किया, MBBS करना चाहते हैं, उसके बाद MS या MD भी करेंगे, PG करेंगे आप, ठीक है ना। सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कौन है इसके पीछे? सर, पहली बात तो मम्मी है, क्योंकि मम्मी भी डॉक्टर बनना चाहती थी मेरी। तो वो वाइट यूनिफॉर्म बहुत पसंद थी। एक रेस्पेक्ट आती है अंदर से बहुत कि ऐसा भी कोई है कि जो जान बचा लेता है, तो इसलिए मैं बनना चाहती थी। फिर दूसरी बात ये है कि रेस्पेक्ट है डॉक्टर की, तो मम्मी और मेरा दोनों का ड्रीम है ये, इसलिए मैं बनना चाहती थी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारी चीज़ें बताई। इसके अलावा जो हमारे नीट एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए टाइम टेबल क्या होना चाहिए, या आपका टाइम टेबल क्या रहा है, उसके बारे में कुछ यहाँ पर एक्सप्लेन करिए, जिससे हमारे बच्चे जान पाएँ कि किस तरह का टाइम टेबल। क्योंकि अभी जनरल मतलब जो थॉट है, उनको लगता है कि यार शायद 16 घंटे या 18 घंटे पढ़ाई करने से ही हमारा नीट का एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई होगा। तो आपकी मतलब प्लानिंग क्या रही है, या फिर आप कैसे सोचते हैं इसके बारे में? सर, मैं सही बताऊँ 7-8 घंटे इनफ होते हैं पढ़ने के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि फिर आप
उतना अच्छे से याद ही नहीं कर पाओगे किसी चीज़ को। सिर्फ जितना अगर आप एक टाइम टेबल बना लो कि यार मुझे इतने इतने चैप्टर्स पढ़ने हैं और बस उनके न्यूमेरिकल्स इतने लगाने हैं, इतना प्रैक्टिस करना और हाँ मॉक टेस्ट देने हैं। हफ्ते में शुरू में अगर आप एक हफ्ते में एक बार दें, फिर दूसरे में जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आप 3-4 बार दें, क्योंकि इससे हमें हिम्मत मिलती है कि हम 3 घंटे बैठ के कर सकते हैं। क्योंकि पहले विक्रम सर के यहाँ हम लोग पढ़े हैं तो मुझे तो आदत थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई बैठने में 3-3 घंटे, वरना बच्चे बैठ ही नहीं पाते हैं, स्पीड नहीं आ पाती है। पर मैंने तो इतने पेपर्स दिए, सर इतने कराते थे 3-3 घंटे के कि मुझे मेरी स्पीड अच्छी थी, इसीलिए इसलिए नीट में नहीं हुआ। अगर आपको नीट में करना है तो स्पीड आपको अच्छी होनी चाहिए, वो विक्रम सर की वजह से मेरी हो गई थी, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, एक चीज़ और है कि जो ये तो बात हुई 7-8 घंटे पढ़ने की, कि जब आप स्कूलिंग नहीं कर रहे हैं, आफ्टर 12 जब आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर 7-8 घंटे, लेकिन जो बच्चे स्कूलिंग कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि शायद 7-8 घंटे उनके लिए देना मुश्किल हो जाएगा। कि जो स्कूल टाइम, जैसे जो स्कूलिंग भी कर रहे हैं, स्कूल भी जा रहे हैं, फिर उसके बाद जब आपने भी स्कूलिंग की होगी है ना, उसके बाद कितना टाइम देते थे, और जिस दिन हॉलीडे रहता था या जिस दिन स्कूल आप नहीं जाते तो वो टाइम क्या था आपका, वो थोड़ा सा बता दीजिए। बस इतना है कि क्योंकि स्कूलिंग टाइम पे अगर कोई 11-12 का बच्चा बायो का सोच रहा है कि मुझे नीट निकालना है, तो अगर आप बाहर की ना भी सोचें और सिर्फ अपने 11-12 की एनसीईआरटी पे फोकस करें, उसकी पढ़ाई पे, क्योंकि सिलेबस तो वही है, सिलेबस तो चेंज होता नहीं है। बस 1-2 क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो किस हिसाब से हम पढ़ें। किसी का वीडियो देख लीजिए, वहाँ से गाइडेंस मिल जाती है। चलिए, ये बड़ी अच्छी बात है, ठीक है ना। मतलब अल्टीमेटली ये है कि पहले आप 11-12 अपना एकेडमिक जो है बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए, है ना, वो पहले वहाँ पर ध्यान दीजिए, और उसके बाद फिर जो है ब्रशअप सारी की सारी चीज़ें करिए। जो भी चीज़ें आपने बड़े अच्छे तरीके से पढ़ी हुई हैं वो सारी की सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, हम आपको बता दें। और चलिए, और बायो तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब अगर नीट कर रहे हो तो बिना बायो के तो नहीं हो सकती है। तो बायोलॉजी की तैयारी के बारे में बच्चों को कुछ टिप्स अगर देना चाहें भावना। बच्चे बायो के नीट के सिर्फ वही कर सकते हैं जिसमें पेशेंस हो, क्योंकि आपको बायो की एक एक लाइन समझनी है, याद करनी है। बायो की हर लाइन से क्वेश्चन बनता है नीट में, हर लाइन से बनता है, डायग्राम से बनता है, हर एक छोटा सा जो पैराग्राफ है किनारे साइड में उससे बनता है। बायो के लिए आपको पेशेंस चाहिए कि आप एक ही बुक 50-60 बार पढ़ सकें, क्योंकि कोई ना कोई चीज़ रह जाती है, कोई परसेंट रह जाता है, कोई पॉइंट रह जाता है। तो इसके लिए अगर आप में पेशेंस है, आप बायो को पसंद करते हो कि आप समझ सकते हो, तो बायो को बहुत प्यार से पूरा 50-60 बार 11-12 की बुक्स पढ़ लीजिए, आराम से होगी एनसीईआरटी। और हाँ, बायो में ये बहुत मिस्टेक होती है कि क्वेश्चंस में लोग घुमा देते हैं, आपको टू से फ्रॉम कर दिया तो आप बिल्कुल उल्टा हो जाता है। तो आपको बहुत ध्यान से धीरे धीरे पढ़ना है, कामली पेपर दीजिए, आराम से हो जाएगी बायो। बस 50-60 बार एनसीईआरटी पढ़ लो। मतलब अल्टीमेटली ये है कि एनसीईआरटी पर भावना ने बहुत फोकस किया है कि एनसीईआरटी बुक जो है बहुत अच्छे से पढ़े, तो काफ़ी 80-85% प्रिपरेशन तो जो आपकी है वो एनसीईआरटी से हो जाती है। बाकी 15% चीज़ें जो हैं वो पीवाईक्यूज है या फिर कोई भी रेफरेंस बुक जो भी आपको टीचर्स आपको सजेस्ट करते हैं वो फॉलो आप कर सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 11-12 बहुत ध्यान से करिए अगर आपको नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। उसके बाद 1 साल आप अदर देन 12th यानी 12th के बाद अगर तैयारी कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो एक बार फिर से भावना को बहुत 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 शुभकामनाएं तहे दिल से। मुझे मतलब बड़ी खुशी है कि भाई हमारे कोई भी स्टूडेंट्स अगर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, निकालते हैं, तो इससे ज़्यादा अच्छी बात हमारे लिए या फिर किसी भी टीचर के लिए नहीं हो सकती। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी है भावना के लिए और तहे दिल से मतलब इनके उज्जवल भविष्य के लिए इनको शुभकामनाएं देता हूँ। और मुझे पता है कि भावना जो है वो यहीं पर रुकने वाली नहीं है, क्योंकि इनका एम जो है, जो मेरी अभी बातचीत हो रही थी बिफोर रिकॉर्डिंग दिस सेशन, कि जो है MBBS ही नहीं करना है, इनको PG भी करना है, MS या MD करना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे भी इसी तरह से तैयारी करते रहेंगे। और भावना बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। कॉल किया तो भावना तुरंत ही आए यहाँ पर। कल असल में रिकॉर्डिंग ये होनी थी बट किसी वजह से भावना बाहर से नहीं हो पाई, तो आज ये सारी की सारी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और मैं समझ सकता हूँ कि ये जो ब्लॉग्स देख रहे होंगे जो नीट एस्पिरेंट, डेफिनेटली उनके लिए ये हेल्पफुल बहुत बहुत ज़्यादा होने वाला है ब्लॉग। तो थैंक यू वेरी मच भावना, थैंक यू।